नमस्कार, डाउन द मेमोरी लेन के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ हैं एसीपी श्री प्रमोद कुमार जी, who joined दिल्ली पुलिस एज सब इंस्पेक्टर इन ईयर 1989। वो वर्तमान में एसीपी एसबी में पाक सेक्शन और जोन ईस्ट एंड शहादरा का कार्यभार संभाले हैं। उन्होंने करीब 37 साल दिल्ली पुलिस को अपनी सेवा दी है। आइए जानते हैं उनके इस सफर के बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका डाउन द मेमोरी लेन में बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। सर, आपका जो दिल्ली पुलिस में इतना लंबा करियर है, आपका ये अनुभव कैसा है? आप इसके बारे में हमें कुछ बताएं। दिल्ली पुलिस का मेरा करीब 37 साल का अनुभव बहुत ही अच्छा रहा है। इसने मुझे बड़ी पोजीशन और वैल्यू दी है, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ इस पोजीशन पे हूँ। और मेरी शुरुआत वैसे इस दिल्ली पुलिस का अगर कहें तो 88 यानी 1987 में मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और फिर जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम मैंने दिए, तो कोइंसिडेंस है कि मेरे फोर्स में ही सिलेक्शन हुए और 3 सिलेक्शन हुए हैं। सब इंस्पेक्टर के जो एसएससी एग्ज़ाम कंडक्ट करती है उसमें 91 का किया, तो 91 में फिर पैरामिलिट्री में हुआ, जो जहाँ नहीं जाना था उसको छोड़ दिया। उसके बाद अगेन 92 वाले में मेरिट में मतलब इंटरव्यू फेस किया, बट मेरिट में नहीं काउंट हुआ, और 93 वाले में मैं सब इंस्पेक्टर सेलेक्ट हो गया। और उसके बाद इस जर्नी को करते हुए 2009 में इंस्पेक्टर और 2022 में एसीपी। जी, आपकी बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी रही है, राइट फ्रॉम द कांस्टेबल, फिर आपने मिनिस्ट्रियल का जो काम है वो भी देखा, फिर आप इन्वेस्टिगेशन वाले मोड में रहे बड़े लंबे समय। तो इन सारे अनुभवों में अगर कोई दिलचस्प अनुभव आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहें। हर फील्ड का अपना एक, हर रैंक में अपना अपना टास्क है। स्पेशल टास्क असाइन है। कांस्टेबल को अलग तरह का टास्क होता है, मिनिस्ट्रियल में टोटली ऑफिस का टास्क है। इनका फ़ायदा ये जरूर हुआ कि मुझे एक रूल्स और रेगुलेशंस का जो ऑफिस से संबंधित हैं उसकी अच्छे से जानकारी हुई। और सब इंस्पेक्टर टाइम में तो फिर फील्ड एग्जीक्यूटिव में तो फील्ड का वर्क किया, जिसमें केसेस की इन्वेस्टिगेशन मेंस है। जी, आप एक जिक्र कर रहे थे कि आपकी जो 2006 में एक माइनर ब्लास्ट हुआ था और उसके वहाँ पे मौका पे आप पहुँचे थे, तो उसके बारे में भी हमें कुछ बताएं। जी, मैं जामा मस्जिद थाने में बतौर सब इंस्पेक्टर तैनात था। तो वहाँ पे करीब शाम को 5 बजे एक धमाके की आवाज़ हुई जामा मस्जिद के अंदर। चूँकि थाना जामा मस्जिद थाने के ठीक बगल ही में, तो करीब 2 से 3 मिनट में तमाम स्टाफ हम लोग वहाँ पहुँचे। तो पहुँचने के साथ ही इस पूरे क्षेत्र में, चूँकि हाई डेंस एरिया है, हाईली पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो बहुत सारी भीड़ वहाँ इकट्ठी हो गई। तो उसके आसपास ये, तो वहाँ मौके को संभालने के लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी, जिसके बाद उससे संबंधित विभाग, बम डिस्पोजल स्क्वाड या और एजेंसियाँ वहाँ आई। तो उन सब के लिए फिर मैनेज करना बहुत टफ रहा, बड़ा एक चुनौती रही। हम काफ़ी समय तक उसको मैनेज करते रहे। उसके आसपास जितनी भी गलियाँ जाती हैं, अगर जामा मस्जिद करीब लो लेवल से करीब 12-14 फुट हाइट पे बनी हुई है, तो वहाँ से जब देखते हैं तो पूरा दृश्य दिखता है हर तरफ का। तो हर तरफ बस सारी सर नज़र आ रहे थे और कुछ नहीं। बहरहाल उसमें एक, जब हम वहाँ सर्च करा रहे हैं बीडीएस के साथ, एक छोटा सा माइनर ब्लास्ट और हुआ, तो उसमें थोड़ा सा और हमने चौकन्ना होकर फिर उसको किया, सर्च करवाई। और चूंकि वहाँ उस मीडिया भी बड़ी प्रभावी रहती है, उनकी सेफ्टी की भी कंसर्न होती है कि जी बिल्कुल, ये एक ब्लास्ट है, उसके बाद जो है कॉन्सिक्वेंट कुछ और ब्लास्ट ना हो। वहाँ और भी एक, जब दूसरा माइनर ब्लास्ट हुआ तो हमें लगा कि शायद और कहीं ना हो, तो उसमें ज़रा हमें ज़्यादा सावधानी बरती गई। तो उसमें जितनी भी हमें प्रिकॉशंस ली गई, उसको सबसे मेन था कि पब्लिक को वहाँ से दूर रखा जाए, क्योंकि पब्लिक वहाँ नज़दीक नहीं रहेगी तो वहाँ हम मौके को सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे एविडेंसेस ख़राब हो सकते हैं हमारे। तो वो सब चीज़ें हमें बड़ा चैलेंजिंग रहा उस पॉइंट को। फिर बाद में वो सब चीज़ें हम कर पाए बिकॉज ऑफ आवर सीनियर अफसर गाइडेंस और हमारे साथियों की जो टीम वहाँ काम कर रही थी, उसकी वजह से। जी सर, आप अभी वर्तमान में पाक सेक्शन का कार्यभार संभाले हुए हैं, और पाक सेक्शन का जो वर्क प्रोफाइल है वो बाकी पुलिसिंग से थोड़ा सा अलग हो जाता है। क्या है ये वर्क प्रोफाइल, आप थोड़ा इस बारे में बताएं हमें। पाक सेक्शन एक ऐसा सेक्शन है
जिसमें कोई भी विदेशी जब भारत में या दिल्ली में आता है तो उसके लिए फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस है, FRRO, वही देखता है। वहाँ पे अब कोई भी पाकिस्तान से कोई भी पाकिस्तानी सिटीजन, चाहे वो पाकिस्तान में मुस्लिम हो या हिंदू हो, जो इंडिया आना चाहता है तो यहाँ उसको एज एक गारंटर, यानी एक शख्स की जो हिंदुस्तानी हो उसकी गारंटी देनी पड़ती है। उसकी गारंटी जो वो डिमेंशन करता है उसकी यहाँ हम वेरिफिकेशन करते हैं, फिर वो वापस चली जाती है एम्बेसी, यानी फॉरेन MHA के फॉरेन सेक्शन पे। तो वहाँ से फिर वो उसको एक वैलिड वीज़ा मिलता है जिसके अंदर वो इंडिया आता है। तो इंडिया आने के बाद 24 घंटे के अंदर वो हमें अपना रिपोर्ट करता है, जिससे हम उसको रेजिडेंशियल RP यानी रेजिडेंशियल परमिट अलाउ करते हैं। तो उस RP मिलने के बाद जितने दिन के लिए हुआ है, जिस जिस जगह के लिए है, वो वहीं जा सकता है। तो इस तरह का एक टास्क रहता है। तो फिर उनके बाद अगर वो उसका काम उस पर्टिकुलर पीरियड में नहीं पूरा होता तो वो शॉर्ट टर्म वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकता है फर्दर। फिर उसका जो प्रोसेस होता है वो हम लोग करते हैं, तो आगे भेजते हैं MHA फॉरेन डिवीजन, जो उसको आगे अलाउ करते हैं। दोनों शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म वीजा हमारे थ्रू पाक सेक्शन हमारे थ्रू हम जो है उसको प्रोसेस ये करते हैं। एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का IVFRT पोर्टल है, जिसके पोर्टल पे हमें मिलती है सारी ये सब ऑफिशियल साइट है। तो उसमें हमें जो भी मिलते हैं उसके एप्लीकेशंस, उसको वेरिफिकेशन करना, प्रोसेस करना, और हम लोग उसको आगे चढ़ाते हैं। सर, आप थानों में रहे, आपने हर तरह की इन्वेस्टिगेशन वहाँ देखी होगी, तो कोई चुनौतीपूर्ण केस जो आपके सामने आया हो जो आप हमारे दर्शकों से साझा करना चाहें? एक केस मुझे याद है, वो मैं 2009 में DIU में था, तो वो केस करावल नगर थाने से ट्रांसफ़र हो गया है जी। चूँकि केस के अंदर पेचीदगी बहुत ज़्यादा थी, तो जो आदमी अरेस्ट किया उसके अगेंस्ट जो एविडेंस थी फाइल पे बहुत कम थी। केस ये था कि दो दोस्त थे, तो एक दोस्त दूसरे दोस्त को ले जाके दिल्ली से बाहर ले जाके उसका मर्डर कर देता जी। तो यूपी में जो जहाँ मर्डर करता वहाँ उसकी मर्डर की FIR दर्ज हो जाती है, और दिल्ली के अंदर जिसका जो बंदा गायब हुआ उसके घर वाले एक 365 IPC का केस रजिस्टर्ड कराए थे। तो वो अब इन सब दोनों के तो बाद में वो केस दोनों कनेक्ट हुए, पता चला कि जी ये वही आदमी है, तो वो केस दिल्ली ट्रांसफ़र हो गया। हालांकि मर्डर की रीज़न की वजह एक लड़की थी जो लैंड लेडी, जिस मकान में वो मारने वाला किराए पे रहता था, तो उसने वहाँ से फिर वो अपने बच्चों को लेके उसको मार के हरिद्वार भाग गया। हरिद्वार जाने के बाद वहाँ से होटल से लैंड लेडी को उसके मोबाइल पे कॉल किया, होटल से लैंडलाइन से कॉल किया। तो वहाँ से जब कॉल किया गया तो वो उसने ये कहा कि जी अब वो तुम्हारे रास्ते में नहीं आएगा, मैंने उसको हटा दिया है। तो ये लाइन थी सारी उस केस के दारोमदार इस लाइन के ऊपर था। ये एक एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन था, जो ये लाइनें मोबाइल में रिकॉर्ड हुई। तो उस मोबाइल में तो उसको कनेक्ट करने के लिए हम हरिद्वार गए, वहाँ के जिस लैंडलाइन नंबर से उसने कॉल की थी उस लैंडलाइन नंबर के जो होटल में मैनेजर था उसका स्टेटमेंट और उसकी बाकायदा जो वहाँ इंस्टॉलेशन का जो कंसर्न डिपार्टमेंट ने किया था उसका एविडेंस, तो वो सब कनेक्ट करके फिर इस चीज़ को हमने एक दूसरे से जोड़ा। फिर वॉइस सैंपल लिए गए, चूँकि सारा काम वॉइस पे था, तो वॉइस में जो आदमी अरेस्ट किया गया वो तिहाड़ जेल के अंदर था। उसमें कोर्ट की परमिशन लेके तिहाड़ जेल से हमने उसके वॉइस सैंपल्स लिए। उस टीम को मैं खुद ही ले गया, और वो लड़की जो लैंड लेडी थी वो उसके घर से उस FSL टीम में लाए, FSL लेबॉर्ट्री में लाए, वहाँ पे उसके वॉइस सैंपल हुए। तो इन सब चीज़ों को इकट्ठा किया गया। फिर वॉइस सैंपल को साइंटिस्ट ने एग्जामिन किया। इसमें और एक पेचीदगी ये आई कि जब वो फ़ोन जिसमें वो रिकॉर्डिंग थी उस फ़ोन में वो बैटरी आउटडेटेड हो गया, बैटरी नहीं मिली। तो उसकी बैटरी को इंतज़ाम किया गया गफ़ार मार्केट से ढूंढ ढांड के, तो वो चलाया गया। लेकिन उसमें इतना हम साइंटिस्ट ने इतने श्योरिटी से उस हर पॉइंट को एग्जामिन करने के बाद ये कहा, उसकी इस एविडेंस के ऊपर वो केस लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुआ और हाई कोर्ट से भी अपील रिजेक्ट हुई। और ये एक बड़ा, मैं समझता हूँ मेरी कैरियर का बहुत ही अच्छा केस था, जिसको मैंने एक्स्ट्रा जुडिशियल में कन्विक्शन दी। सर, पोस्ट रिटायरमेंट आपका क्या प्लान है? अभी सच कुछ फाइनल नहीं है, बट चूँकि मैंने ड्यूरिंग सर्विस मैंने LLB भी किया, तो एक विचार है कि मैं लॉ भी यानी वकालत भी कर सकता हूँ
जी। और सेकेंडली सोशल सर्विस के लिए किसी सोशल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ के थोड़ा सा, या अपने आसपास जो भी जितने लोग रहते हैं उनके लिए अच्छाई के लिए काम करना, उनका सेवा भाव के लिए। एक वर्तमान में जो हम जब हम बात करते हैं व्यवस्था कैसे बदली है जब आपने ज्वाइन किया था और जो अब आज में है, जो टेक्नोलॉजी का जो इंक्लूजन है हमारे लाइफ में वो हर स्फीयर में है, एंड दोज हु हैव जॉइंड इन दोज टाइम्स उनका फील्ड का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे वो थोड़ा सा कम पड़ जाता है। तो अभी जो प्रेजेंट जनरेशन और जो प्रीवियस जनरेशन है उसमें देयर इज दिस डिस्कनेक्ट, तो उसको कैसे पार किया जाए, उसके बारे में आपका क्या सुझाव होगा? आप आजकल जो रिक्रूटमेंट होती है उसमें जो हमारे कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर आते हैं जी। वो अच्छे पढ़े लिखे बच्चे आते हैं, तो उनके पास अच्छी एजुकेशन भी है, कई चीज़ों की स्पेशलाइजेशन भी है जी। तो हमें चाहिए कि उनकी स्पेशलाइजेशन को यूज़ करें, उसके पास जो ज्ञान है कोशिश करें उसको औरों को भी स्प्रेड करें, औरों को भी समझाएं और उसके लायक बनाएं ताकि वो इन्वेस्टिगेशन में और हम प्लस हो सकें। जी। जो अभी वर्तमान जो हमारी ऑफिसर्स की जनरेशन है उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा सर? मैसेज ये सीधा सा है कि भाई जो हमारे सीनियर काम देते हैं, जी। जाहिर सी बात है उसको कोशिश करें अपने अच्छे कैलिबर से पूरा समय पे पूरा करने की कोशिश करें, और जितना काम जितना अच्छे से अच्छा जल्दी हम करके देंगे अपने सीनियर अफसर को, तभी हमारी उनकी नज़रों में इमेज अच्छी रहेगी और हमारा जो गुड वर्क है वो समझेंगे कि हम ये एक मेहनती आदमी है, तो ये काम चोरी ना करें। जी। कई बार ये होता है कि भाई ठीक है, अब अपनी सबसे मेन है कि ये जो सर्विस है इसकी तुलना सिविल सर्विस से ना करें, यानी सिविल डिपार्टमेंट से ना करें। जी। वहाँ टाइम के घंटे तकरीबन फिक्स हैं, हम लोगों को पुलिस स्टेशन में राउंड द क्लॉक वर्क करना होता है, डे एंड नाइट। कभी हालात ये होते हैं कि दिन में पूरी अपनी ड्यूटी करने के बाद भी रात को कोई ऐसे हालात पैदा हो गए तो हमें जाना भी पड़ता है इमरजेंसी। तो उस चीज़ को ये ना कहें कि यार आज तो ये हो गया, ठीक है, जो चीज़ हमने चुनी है खुद चुनी है, किसी ने हमें नहीं कहा कि तुम जाओ, और उनकी नौकरी हमारी सेवा है जी, इस भाव से करें। सर आज आप हमारे बीच आए और आपने अपने सर्विस के अनुभवों को हम सभी के साथ साझा किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और समस्त दिल्ली पुलिस परिवार आपको आपके भावी भविष्य की शुभकामनाएं। धन्यवाद आपको भी, आप सभी को, एंटायर टीम को, थैंक यू।